हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नए आयकर विधेयक के कुछ प्रावधानों की। दरअसल फिलहाल हमारे नए आयकर विधेयक की वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है और विवाद का विषय इस प्रकार है कि ये विधेयक आयकर अधिकारियों को जांच के मामले में असीमित अधिकार प्रदान करता है और असीमित अधिकार इस प्रकार प्रदान करता है कि जो हमारे पर्सनल या प्राइवेट डिजिटल अकाउंट्स हैं उन्हें वहां तक भी एक्सेस दिया जा सकता है या फिर वो खुद ओवरराइड करके सभी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं प्रावधान और क्या क्या मामला हम लोगों के लिए जानने समझने योग्य, आइए आगे बढ़ते हुए सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखनी है न्यूज़, जिसका ये कहना है कि न्यू इनकम टैक्स बिल प्रपोजेस अलाउइंग ऑफिसर्स एक्सेस टू योर ईमेल सोशल मीडिया। तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ का हालांकि ब्रीफ में ये कहना है कि भाई जो नया आयकर विधेयक है वो विधेयक आयकर अधिकारियों को हमारी ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट तक के एक्सेस की अनुमति दे देता है। हालांकि ये सभी चीज़ें राइट टू प्राइवेसी के तहत आते हैं, पर उसके बावजूद भी आयकर अधिकारियों को ऐसी परमिशन दिया जाना, ऐसा अधिकार दिया जाना कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा गंभीर बना रहा है। तो क्या क्या मामला है, अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इन्होंने ही बीते 13 फरवरी के दिन संसद में एक विधेयक पेश किया जिसको इन्होंने नाम दिया है आयकर विधेयक 2025। अब इस आयकर विधेयक 2025 को पेश करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि भाई ये विधेयक वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम को रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1961 में बनाया गया जो कानून था वो कानून उस परिस्थिति के अनुसार तो ठीक था, लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार ठीक नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि पुराना काफ़ी हो गया है और जटिल है, हमारे अधिकारियों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए नए आयकर विधेयक को इसलिए लाया गया ताकि पुरानी चीज़ों को हटाया जाए और हमारा जो कानून है उसको सरल किया जाए, सभी के समझने योग्य किया जाए और भारी भरकम प्रावधान हटाए जाए, चीज़ों को थोड़ा सा ईजी कर दिया जाए। अब यही बात कह करके तो नया विधेयक पेश कर दिया गया। अब पेश करने के बाद क्या है कि इसका अब जो इसका सेक्शन है वो सेक्शन बहुत अधिक थोड़ा विवादों में है, काफ़ी चर्चा उसके ऊपर की जा रही है। दरअसल हमारा जो ये नया विधेयक है, इस विधेयक के अंदर एक प्रावधान है जिसको हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 247। अब सेक्शन 247 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती है कि भाई अधिकारी को यहाँ पर असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। अब असीमित अधिकार किस प्रकार के हैं? मान लीजिए कि कभी भी किसी भी आयकर अधिकारी को जांच के मामला आगे बढ़ाना है। अब जांच का मामला आगे बढ़ाते समय अब क्या हो रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, अगर बात करें सीधा सीधा चल के हम लोग 1961 की, तो 1961 में क्या हुआ करता था, किसी व्यक्ति के पास में इनकम को चोरी करने के लिए भाई या तो वो लॉकर में रखेगा, ठीक है, बैंक में भी रख सकता है, ऐसा नहीं है कि बैंक में नहीं रख सकता, तो लॉकर में रख सकता था, बैंक में रख सकता था, घर की तिजोरियों में रख सकता था, फिर घर के अंदर कभी छुपा के रख सकता था, गद्दों में दबा के रख सकता था, गड्ढे खोद के दबा के रख सकता था। ये सारी चीज़ें की जा सकती थी। छत में आप छुपा सकते थे, पिलर बना के छुपा सकते थे अगर बहुत ज़्यादा है तो, उस स्थिति के अंदर मतलब विकल्प थे। लेकिन उस समय के जो विकल्प थे वो विकल्प कैसे थे? वो विकल्प फिजिकल विकल्प थे, यानी कि उनको देखा जा सकता था सामान्य आंखों से और ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की आवश्यकता हुआ करती थी। तो सभी चीज़ें फिजिकली मौजूद थी, आंखों के सामने मौजूद थी। तो जब कभी भी अधिकारियों को जांच करनी होती तो इस प्रकार की जांच ही करते थे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बॉलीवुड की तो मूवीज़ बनी है बहुत सारी, है ना, मुझे नाम कमेंट में बता देना जो जो आप लोगों ने देखी है। तो अब उन मूवीज़ के अंदर जब आप देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स रेड करते हैं तो ऐसी स्थिति में डिजिटल चीज़ें नहीं दिखाते क्या है कि सोफे फाड़ दे रहे हैं, बेड को चीर दे रहे हैं, अलमारियां खोल रहे हैं, छत तोड़ रहे हैं, पिलर्स तोड़ रहे हैं, सीढ़ियां तोड़ रहे हैं, यही सब चीज़ों में देखने को मिलती है ना। तो डिजिटल चीज़ें नहीं थी उस समय। लेकिन अब यही बात जो मुद्दा है वो हमारे नए इनकम टैक्स विधेयक को लाने का भी है। अब हमारा जो ये नया विधेयक है, इस विधेयक के तहत हमारे वित्त मंत्री का फिलहाल यही कहना है कि देखिए जी, हमारा जो पुराना कानून था वो भौतिक परेशानियां जो हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके लिए तो ठीक था, लेकिन अब आधुनिक कर चोरी का मुकाबला करने के लिए भी तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। अब आप जो हमारे टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं उन लोगों का तरीका बदल गया। अब फिजिकली चोरी नहीं कर रहे हैं, वो डिजिटली अकाउंट के तहत वो सभी चीज़ों को छुपा दे रहे हैं जिससे कि टैक्स चोरी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि नए प्रावधानों के तहत भी सभी चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो अब उसी के तहत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ी गई और जोड़ करके पहली बात तो परिभाषाओं को थोड़ा विस्तार दिया गया, क्योंकि 1961 का जो एक्ट है ना उसके अंदर परिभाषाओं का ठीक से स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, क्लियर नहीं की गई थी। जैसे कि अगर हम लोग समझे कि 1961 के अधिनियम में क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी कर अधिकारी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, ईमेल यहाँ तक पहुँच ले सकता है, ठीक है, पहुँच वो भी मांग सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि
जबरदस्ती करेगा, मांग सकता है, वो एक्सेस की मांग रखेगा कि भाई आप मुझे दो, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि फिलहाल जो हमारा ये कानून है, इस कानून के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड का जो मामला है वो अस्पष्ट है, पूरी तरह से इसको क्लियर नहीं किया गया। अब जब क्लियर नहीं किया गया तो जब कभी भी कोई भी अधिकारी जांच करता है तो उसके द्वारा लिए गए एक्शंस को कानून के सामने चुनौती दी जाती है, कानूनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्ट के अंदर जब सभी चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसी वजह से फिर जो लोग हैं वो मामला रख देते हैं कि भाई देखो ये तो क्लियर ही नहीं है, ये बात भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस अधिकारी ने मेरे साथ ये किया, इस अधिकारी ने ऐसा बिहेव किया, इस अधिकारी ने मेरी इन चीज़ों को एक्सेस लिया, या इस जगह पर घुसपैठ कर दी जहां पर जाना नहीं चाहिए था, ये सभी चीज़ें गलत है। तो अब क्या किया गया, जो नया एक्ट इन लोगों ने तैयार किया, मतलब जो नया बिल तैयार किया, उस बिल को लेकर के क्लैरिफिकेशन पे बहुत काम किया। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि डिजिटली चीज़ें बहुत हो रही है, तो उन्होंने कंप्यूटर प्रणाली को लेकर के एक पैराग्राफ पूरा का पूरा छापा, और कंप्यूटर प्रणाली को लेकर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर प्रणालियां, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डाटा भंडारण उपकरण जो स्टैंड अलोन मोड पर या फिर कंप्यूटर प्रणाली के भाग के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये सब किस में शामिल होंगे? कंप्यूटर प्रणाली में शामिल होंगे। इसके अलावा नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं या फिर सूचना सृजन या प्रसंस्करण या भंडारण या विनिमय के लिए मध्यस्थों के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं। तो कैसे भी हो, अगर आप कंप्यूटर से इंटरकनेक्टेड भी हैं, चाहे आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं या फिर आप वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो उन सभी चीज़ों में भी आप चीज़ों को काउंट कर रहे हैं और हर एक मामला जो है वो कनेक्ट होकर के आ रहा है आपकी कंप्यूटर प्रणाली में। इसके अलावा रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर और वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है वो सब भी आपने शामिल कर दिए हैं विधेयक के तहत। मतलब कह दिया है कि भाई आप कहीं पर कुछ भी मामला कर रहे हैं ना इनकम टैक्स की चोरी के लिए, तो हर जगह पर क्या है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्लियर है बात सारी की सारी? अब देखिए एक खास चीज आप लोगों ने पढ़ी यहाँ पर, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। अब देखिए हमारा जो फिलहाल ये विधेयक है 2025 का ना, ये विधेयक सबसे खास प्रावधान जो करता है वो वर्चुअल डिजिटल स्पेस के मामले में करता है। अब क्या है, कंप्यूटर से कनेक्टेड चीजें जो हैं उस तक तो एक्सेस मिल सकता है, चीजें भी पहुंच सकती हैं, आप जांच कर सकते हैं, सभी चीजों को देख जान समझ सकते हैं, लेकिन वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है ना इसके सीमाएं नहीं है, ये सीमाओं से परे जाता है। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है कि इसको पूरी तरह से परिभाषित ना किया जाए तो जो लोग हैं ना वो इस मामले को लेकर के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और टैक्स चोरी के लिए अलग अलग विकल्प ढूंढ सकते हैं। सरकार ने क्या किया कि भाई विधेयक बनाते समय वर्चुअल डिजिटल स्पेस को भी परिभाषित कर दिया। अब वर्चुअल डिजिटल स्पेस में है क्या शामिल, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा वातावरण, क्षेत्र या परिमंडल जिसका निर्माण अनुभव कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया गया। मतलब आपने कोई दुनिया बना रखी है जो कंप्यूटर के माध्यम से बनाई गई है, आप उसको सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, बट है वो दुनिया एग्जिस्ट करती है। और साफ तौर पर यह कहना है कि वो ना तो भौतिक है ना ही मूर्त संसार का हिस्सा, ठीक है, वो इस सबसे परे है। साथ साथ डिजिटल दायरा उसके अंदर शामिल है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण, साइबर स्पेस, इंटरनेट, विश्वव्यापी वेब और उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बातचीत करने में मदद करता है, संवाद में मदद करता है, गतिविधियां करने की अनुमति देता है, या फिर सृजन या भंडारण या विनिमय के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा और सूचना का उपयोग करता है और इसमें शामिल है। ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं कि अगर आप डिजिटली कुछ भी कर रहे हैं, टू जेड कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए, साइबर स्पेस का, इंटरनेट का इस्तेमाल, मतलब ए टू जेड सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको वहां पर अनुमति मिल जाती है बातचीत करने की, संवाद करने की, गतिविधियां करने की, ठीक है, या फिर सृजन करने की, भंडारण की या विनिमय की, तो ऐसी स्थिति में जो भी मामला है वो किस में शामिल हो जाएगा? वर्चुअल डिजिटल स्पेस में शामिल हो जाएगा। अब यहां पर सरकार ये कह रही है कि चलो मान लो कि आपको ये सारी टर्मोलॉजी भी समझ में नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि क्या क्या शामिल है, तो चलो इसको भी लगातार क्लियर कर देते हैं। अब इसमें स्पष्ट तौर पर शामिल क्या है? आपके ईमेल सर्वर, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स, ऑनलाइन विनिधान खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, जो भी आपके ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं। इसके अलावा किसी आस्ति के स्वामित्व का विवरण संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी वेबसाइट, अगर आप अपनी चीजों को संग्रहित करने के लिए, मतलब रख रखाव के लिए, संरक्षण के लिए किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी शामिल है। दूरस्थ सर्वर या फिर क्लाउड सर्वर भी इसमें शामिल है। डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इसके अलावा समान प्रकृति का कोई भी अन्य स्थान जो भी ऐसा हो, वो सब किस में शामिल हो जाएंगे? वर्चुअल डिजिटल स्पेस में शामिल है। तो अब सरकार ने क्या किया कि भाई पिछला हमारा एक्ट जो था ना वो सभी चीजों को डिफाइन नहीं करता था। अब कंप्यूटर प्रणाली का मतलब क्या, इन्होंने ए टू जेड सब चीजें जो भी कंप्यूटर प्रणाली से कनेक्टेड हैं, जो भी मिलजुल के चल रहा है, कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हो भाई, डिजिटली सब इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इन्होंने पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड शामिल कर दिया है, जिसको इन्होंने वर्चुअल डिजिटल स्पेस का नाम दे दिया। तो अब यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, पहले तो परिभाषाएं दी कि भाई कहां कहां पर आप चीजों को संभाल सकते हो, रख सकते हो, संग्रहित कर सकते हो, ये सब बता दिया।
अब यहां पर क्या किया इन्होंने, पावर देनी शुरू कर दी इन्होंने अब अधिकारियों को, यानी कि आयकर अधिकारियों को बोला कि जाओ अब आप हमारी तरफ से फ्री हैं जांच करने के लिए। जांच करने के लिए कब, कि मान लीजिए देखो दो स्थितियां होती है, एक तो होता है कि भाई व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो देखो मान लो कि अगर आपको अपनी जांच आगे बढ़ानी है, जांच के मामले में आपको कहीं पर भी संदेह होता है, क्या होता है, संदेह होता है। अब संदेह की स्थिति में आपने सामने वाले व्यक्ति से मांग की कि देखिए जी मैं आपकी इस चीज की भी जांच करना चाहता हूं, उसने कहा कि ठीक है कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप जांच कर सकते हो और अनुमति से जांच होगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपने कहा कि जी मैं आपकी इस चीज की भी जांच करना चाहता हूं, सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं ये कैसे पॉसिबल है। उसने कहा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने कहा भाई मेरा पर्सनल है, मैं चेक करने क्यों दूंगा। उसने कहा कि आप डिजिटली ये भी यूज करते हैं, आप मेरे को ये भी जांच करनी है, मुझे ये भी चेक करना है, व्यक्ति ने मना कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यहां पर क्या है कि जो जांच अधिकारी है उस जांच अधिकारी को मिल जा रहे हैं असीमित अधिकार। असीमित अधिकार इस प्रकार से मिल जा रहे हैं कि भाई अगर मान लो कि सामने वाला व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता और आपको संदेह है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने गड़बड़ कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी चीजों का डिजिटल एक्सेस ले सकते हैं। अगर पासवर्ड वगैरह वो नहीं दे रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में ये समझ लीजिए कि आप उसके पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं, उसकी जो सुरक्षा सेटिंग्स है, सिक्योरिटी सेटिंग्स, उन सभी सेटिंग्स को आप ओवरराइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइलों को ऑनलाइन करने का अधिकार भी ले सकते हैं। ये सभी चीजें आपके पास हो जाएंगी, यानी कि आपको डिजिटली जैसे भी जांच करनी है कोऑपरेट के माध्यम से, अगर कोऑपरेशन होता है तो ठीक, अगर कोऑपरेशन नहीं मिल रहा तो बिल्कुल पासवर्ड्स को ओवरराइड कीजिए, यानी कि पासवर्ड्स को आप तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पासवर्ड को बाईपास कीजिए, सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड कीजिए। ये सारे के सारे राइट्स आपके पास में हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी एक भी मामले में। ये सारी की सारी पावर जो है वो आपको दी जाती है। तो यही सारी बातें जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पे कही गई है कि मान लीजिए कि आपको किसी भी दरवाजे में, बक्से में, लॉकर में, तिजोरी में, अलमारी में या किसी जगह पर अगर आपको जांच करनी है और ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि वहां ताला लगा हुआ है, तो अधिकारी को ताला तोड़ देने का अधिकार दिया जाता है। किसी भी इमारत में प्रवेश करना है, स्थान में प्रवेश करना है, तलाशी लेनी है और उसकी चाबियां आपको नहीं मिल रही है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे भवन, स्थान आदि तक आपको पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे भी आप जबरदस्ती घुस सकते हैं, ऐसा नहीं है कि परमिशन से ही जाना। अगर आपको जांच में रुकावट आ रही है तो आप वो बैरियर्स तोड़ सकते हैं जो बैरियर्स आपको रोक रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम या फिर वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक आपको पहुंच चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा तो ओवरराइड कीजिए मामला और आप अपना आगे बढ़ाइए, बस जांच नहीं रुकनी चाहिए। यही मुद्दा है यहाँ पर सीधे तौर पर। अब बहुत बार होता है कि लोग कोऑपरेट करते हैं, बहुत बार लोग कोऑपरेट नहीं करते। तो भाई जब कोऑपरेट नहीं करोगे तो समझ लो कि आने वाले समय में जांच अधिकारियों को इस प्रकार के राइट्स हैं कि असीमित रूप से वो कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये पावर्स किसके पास है, तो ये पावर कुछ चुनिंदा लोगों को दी गई है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्राधिकृत अधिकारियों की परिभाषा भी इन्होंने दे दी। मतलब कई बार होता है कि भाई लोग पूछते हैं क्या आपके पास अथॉरिटी है, तो यहां पर मामला ये है कि भाई संदेह के आधार पर पूरी जांच हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप वारंट लेकर के आए, वारंट के बिना संदेह के आधार पर आप पूरी जांच कर सकते हैं। और कौन कौन व्यक्ति को यहां पर शक्ति मिली हुई है, संयुक्त निदेशक को या फिर अपर निदेशक को, संयुक्त आयुक्त को या अपर आयुक्त को, सहायक निदेशक को या उप निदेशक को, सहायक आयुक्त को या फिर उप आयुक्त को, या आयकर अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को। ये सभी वो लोग हैं जिनको ये सारी की सारी पावर्स दे दी गई और कह दिया गया कि भैया जाओ बस अपनी जांच पे ध्यान दो, बस आपको ये सभी चीजें करनी है, बाकी और चीजों के लिए परेशान आपको किसी भी तरह से नहीं होना है। तो सरकार ने ये विकल्प ढूंढा है आधुनिक कर चोरी का मुकाबला करने के लिए कि कैसे कैसे चीजें की जा सकती हैं। मामला क्लियर है सभी को। हालांकि ये जो विधेयक है, ये विधेयक कानून बनने से पहले चयन समिति के पास जाएगा, वो चयन समिति इसकी जांच करेगी, संशोधनों का सुझाव करेगी, बाकी चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। तो अभी तो फिलहाल ये कि चीज़ें भी रुकी हुई हैं, कंप्लीटली क्लियर नहीं हुई है, लेकिन क्लियर होने से पहले इसका जो ये प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को लेकर के बहुत ज़्यादा हो रहा है विवाद। क्योंकि भाई फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई आने वाले समय में सरकार या डिपार्टमेंट लोगों का उत्पीड़न करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्पीड़न के अलावा भाई आप अनावश्यक रूप से जाँच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर निजता से जुड़े हुए मामले भी आ रहे हैं कि भाई देखो आप प्राइवेसी में एंटर कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, बट अब आने वाले समय में होता है क्या और गवर्नमेंट इसको किस रूप से लेती है। हालांकि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको कैसा लगा है, क्या ये सभी चीज़ें सही हैं, क्या ये कानून इसी यानी कि ये विधेयक जो है, क्या ये विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए और कानून बन जाना चाहिए, या फिर इसमें संशोधन होने चाहिए। ये बात आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आप बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।